सो आज की क्लास में आज हम बात करेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट की। कुछ हमारा पार्ट ऑलरेडी हम वैसे कवर कर चुके हैं, मोर और लेस सब चीज तो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वेजरिंग एग्रीमेंट से संबंधित सेक्शन 30। बट दो चार चीजें रह गई हैं, वो और कर लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स द कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और इन दोनों में डिफरेंस भी देख लेंगे। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या फर्क होता है। एंड आई एम श्योर वैसे आपको पता होगा कि वेजरिंग एग्रीमेंट, जैसे हमने कल बात करी थी, तो क्या होता है वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट विच इज मेनली डिपेंड अपॉन दी लक, चांस। ठीक है, सिर्फ चांस पर डिपेंड करता है। और विनिंग एंड लॉस, किसी को फायदा दूसरे को नुकसान। ठीक है, तो विनिंग एंड लॉस पर डिपेंड करता है, मेनली चांस की बात की गई है। और वेजरिंग एग्रीमेंट क्या है, अपने आप में वॉइड है, यानी बैटिंग करना। बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे बैटिंग अलाउड है, लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जैसे ड्रीम 11 गेम्स है। इस तरीके की जो चीजें वहां पे भी एक तरीका से देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ही है, बट इवन दो दे आर कंसिडर एज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट बिकॉज देयर इज अ एलिमेंट ऑफ स्किल। कहीं ना कहीं वहां पे स्किल छुपी हुई है, बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग द प्लेयर्स एंड देन यू आर प्लेइंग योर, आप उसमें अपनी टीम फिल करते हैं, देन ओनली यू कैन प्ले द गेम। ठीक है, बट जहां पर सिर्फ मैटर ऑफ चांस है, मैटर ऑफ लक है, देन इट वुड बी अ वेजरिंग एग्रीमेंट, जो कि वॉइड कहलाता है। इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट इसलिए माने गए हैं क्योंकि अगर हम इसको बढ़ावा देंगे, इसको वॉइड नहीं रखेंगे, तो लोग अपने सारे कामकाज छोड़कर सिर्फ सट्टेबाजी में, गेम ऑफ चांसेस में जुड़ जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अ केस इन दैट। ठीक है, अब हम कुछ और बात करते हैं इससे संबंधित। अगर वेजरिंग एग्रीमेंट होता है, वेजरिंग एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, और हम इफेक्ट में पढ़ेंगे वेजरिंग एग्रीमेंट अगर किया गया है तो इससे संबंधित जो कोलेटरल चीजें हैं, कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये कोलेटरल ट्रांजैक्शन की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब हम वेजरिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं और उससे संबंधित जो और ट्रांजैक्शन रही होंगी तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कैन अ पर्सन रिकवर, हमने एक बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेजरिंग एग्रीमेंट में कि वेजरिंग एग्रीमेंट में अगर जो पार्टी जीत जाती है, यदि पार्टी वॉन अ प्राइस, जो उसने सट्टा लगाया उसका वो प्राइस जीत जाती है, तो क्या वो रिकवर कर सकती है। कैन ही अप्रोच टू द कोर्ट फॉर रिकवरी, द आंसर इज नो, वो नहीं रिकवर कर सकती। बिकॉज अगर हम इसको रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और कोर्ट एनफोर्स कराने लग जाए इन चीजों को, तो कहीं ना कहीं हम वॉइड एग्रीमेंट को एनफोर्स करा रहे हैं। तो देयरफॉर वेजरिंग एग्रीमेंट जो है, इवन दे आर नॉट एनफोर्सेबल, चाहे आप कितना भी पैसा जीत जाए। बट हमने इसमें ये बात भी पढ़ी, अगर हम हॉर्स रेसिंग पे पैसा लगा रहे हैं, जो कि इसका एक एक्सेप्शन है, और 500 रुपए से ऊपर हॉर्स रेसिंग पे अगर पैसा लगाया गया है तो जीतने वाले को देते हैं, तो ही कैन आस्क फॉर रिकवरी। दैट मींस इट इज अ एक्सेप्शन ऑफ द वेजरिंग एग्रीमेंट। नाउ कोलेटरल की जब हम बात कर रहे हैं तो कोलेटरल का मतलब ये है कि जैसे वेजरिंग एग्रीमेंट जो हम एंटर हुए हैं और उससे कोई कोलेटरल ट्रांजैक्शन हुई है, तो क्या उसमें रिकवरी पॉसिबल है। इसको हम ऐसे समझते हैं, जैसे ए ने बी को पैसा दिया, बी ने ए से लोन लिया है, फॉर व्हाट पर्पस, बी ने ए से कुछ पैसा लिया है, उधार लिया है, ताकि बी जो है एक गैम्बलिंग में पैसा लगा सके, एक गेम ऑफ गैम्बलिंग में, जुए में पैसा लगा सके। राइट, अब बी जो है इस गैम्बलिंग में पैसे को हार जाता है, इसको लॉस हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट whether A can recover his amount from the B, क्योंकि इसने बी ने जो पैसा लिया जुआ खेलने के लिए लिया। नाउ द क्वेश्चन इज whether A can recover this amount from B. नो सर। तो ये हमें समझना, इसी को बोलते हैं हम कोलेटरल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखो हम एक बात समझ चुके हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो नॉट एनफोर्सेबल है, एनफोर्सेबल नहीं है। बट क्या इसके साथ जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, अब देखो कोलेटरल ये भी है कि अगर कोई इंसान जैसे सट्टा लगाता है, सट्टा लगाने के बाद जो पैसा वो जीत गया, कैन इट बी रिकवर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड, ये तो रिकवर नहीं है। बट क्या ये रिकवर है,
ये वाला रिकवर हो सकता है क्या? ए ने बी को पैसा दिया सट्टा लगाने के लिए और बी जो है वो गैम्बलिंग में पैसा लगा जाता, हार जाता है। नाउ कैन ये रिकवर? बताइए, और लोग बताइए। एक का आंसर मेरे पास आया, नो इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। हाँ जी, बताइए, बाकी और सर लोग बताइए। सर फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स सेकंड मेरे हैं, फैक्ट्स मेरे हैं, सिंपल से हैं। बी ने ए से लोन लिया है या उधार लिया है, ठीक है, उधार लिया है, और इस उधार को लेने के बाद बी जो है पैसा उसको गैम्बलिंग में लगा देता है और सारा पैसा हार जाता है। नाउ ए हु हैज गिवन अ लोन टू बी कैन कंपेल बी टू रिकवर हिज अमाउंट। Sir, if A knew about the purpose of taking loan, then he can't. But if he didn't have the knowledge, then he can. ओके, मतलब नॉलेज की बात आ गई। अगर नॉलेज है ए को कि वो गैम्बलिंग में पैसा लगाएगा तो रिकवर नहीं कर पाएगा, और अगर उसको नॉलेज नहीं दी तो वो रिकवर कर सकता है। ये शायद हमने एक बार और बात करी थी कि चाइल्ड मैरिज के लिए उधार दिया था किसी ने, उसे नहीं पता था, मैं पैसा किस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, तो ही कैन रिकवर। बट इफ इज अवेयर अबाउट, अगर उसे पता होता कि मैं चाइल्ड मैरिज के लिए पैसा दे रहा हूँ उधार, तो जो पर्पस ही इलीगल है, जो वॉइड है, तो उसके लिए वो रिकवर नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलो ये वाली सिचुएशन तो आपको समझ में आएंगे, नॉलेज की बात है यहाँ पर। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, जो सॉल्व इट, देन आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ए जो है उसने अपना घर किराए पे दिया है, उसने अपना घर रेंट पे दिया है, और इस रेंट पे जब उसने घर दिया बी को, तो बी यहाँ पे जुआ खेल रहा है, जुए का गैमलिंग चलती है यहाँ पे, ठीक है, द गैमलिंग इज गोइंग ऑन देयर। एंड अल्टीमेटली जब, अब ऑफ कोर्स एक बात बताइए, अब क्या बात आती है, ये रेंट मांगता है, रेंट वो नहीं देता है, ए रेंट मांगता है, बी रेंट नहीं देता है, कैन दिस रेंट बी रिकवर? क्या रेंट रिकवर हो सकता है? यस सर। सर सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा ना, कि अगर उसे पता था कि वो गैम्बलिंग होगी उस घर में और तभी उसने वो रेंट पर दे दिया, तो ही कांट रिकवर द रेंट देन। But definitely he cannot recover, is aware about कि for what purpose the property is being used, किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, जा रही है, ठीक है, तो he cannot recover। बट इन केस एक बात और बताइए, बट क्या इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो रेंट नहीं दे रहा है, चलो रेंट नहीं दे रहा, बट क्या पोजेशन रिकवर होगा? क्या पोजेशन रिकवर होगा? आप बताइए। हाँ जी, यस सर। तो पोजेशन रिकवरेबल है, तो डेफिनेटली पोजेशन इज रिकवरेबल, हाउएवर द रेंट इज नॉट रिकवरेबल, ठीक है। और ये इसको हम पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ छुपे हैं, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप इस बात, दोनों बातों को रिलेट कर सकें। सर अगर वो अनअवेयर है उस चीज से, हाँ जी, सर उसको रेंट नहीं मिल रहा तो उसको तो लॉस हो रहा है ना। अनअवेयर की, हाँ वही तो नॉलेज की तो बात है यहाँ, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। अगर इन केस उसको नॉलेज नहीं है तब तो वो रिकवर कर सकता है ना रेंट। बिल्कुल करेगा, उसका तो 100%। अरे मुझे क्या पता, मैंने तो रेंट पे किराया दिया, मैंने अपना मकान किराए पे दिया, रेंट पे दिया, और वो बाद में मेरे को दिखाता है, सब कुछ अच्छे से दिखाता है कि हाँ मैं बढ़िया बंदा हूँ, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, ये हूँ, ब्ला ब्ला हूँ, बाद में वहां पे गैम्बलिंग करता है या कुछ प्रोस्टिट्यूशन कर रहा है, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट ना, सो आई एम एंटाइटल्ड टू रिकवर इट। और ऐसे ही मैं, चाहे वो, अगर सपोज करो मुझे नॉलेज थी, अगर मुझे नॉलेज है कि ये गलत काम के लिए यूज होगी प्रॉपर्टी, तो इवन दो इन दैट केस रेंट में रिकवर नहीं कर पाऊंगा, बट इवन दो आई एम एंटाइटल्ड टू गेट माय पोजीशन, मैं एविक्शन का सूट तब भी डाल सकता हूँ। इसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे जैसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जैसे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है, रेंट पे हमने दिया है ना, वो तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है,
कि गैम्बलिंग पर्पस के लिए, प्रोस्टिट्यूशन पर्पस के लिए यूज होगा, बट यहाँ पे रिकवरी पॉसिबल है। रिकवरी ऑफ व्हाट? रिकवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, तो ये पॉसिबल है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? और सपोज कीजिए, चलो यहाँ पे ये जो सिचुएशन थी, फर्स्ट सिचुएशन जहां पे ए ने बी को पैसा दिया और ये उसकी नॉलेज में था भाई जुआ खेलने के लिए जा रहा है, तो ए मे नॉट बी एबल टू रिकवर दिस अमाउंट। बट सपोज कीजिए ए ने बी को उधार दिया है कि भैया आपके ऊपर कर्जा चढ़ा है। कर्जा किसका? ये जुए में पैसा हार गया था, ये जुए में पैसा हार गया था। इस चीज के लिए ए ने बी को पैसा दिया कि ए ले अपना कर्जा उतार दे, और बी अपना जुए का पैसा का कर्जा उतार देता है। ठीक है, नाउ वेदर ए कैन रिकवर फ्रॉम बी? यस सर, वो तो रिकवर कर सकता है। ये बिल्कुल रिकवरेबल है। ठीक है, ये बिल्कुल रिकवर है, क्योंकि उसने सब कर्जा उतारने के लिए उसको पैसा दिया, अगर वो वापस नहीं देगा तो रिकवरेबल। बट यहाँ पर नॉलेज थी कि भाई ये जुआ खेलने जा रहा है तो गलत काम के लिए पैसा दे रहा है, तो ये रिकवर भी नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अब दो चार चीजें और हैं, आगे चलेंगे तो कई सारे कॉन्सेप्ट और निकलेंगे, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ऑलरेडी ये समझ चुके हैं कि इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे गेम ऑफ स्किल्स जो होते हैं, अगर वो खेलते हैं हम तो दैट इज नॉट अ वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं होगा। जैसे आप लोगों ने क्रॉस पजल बोलते हैं ना उसको, क्रॉस वर्ड पजल, जो भी वट एवर इट इज, क्रॉस वर्ड होते हैं ना, वो अगर आप खेलते हैं तो इज इट अ वेजरिंग? अगर आप जीत जाते हैं तो वो वेजरिंग नहीं है। क्यों? बिकॉज यू आर अप्लाइंग योर स्किल, आपने अपना स्किल लगाया, लेबर लगाई, टाइम लगाया, एंड इफ यू वॉन दैट गेम देन यू आर एंटाइटल्ड टू रिकवर अमाउंट। ठीक है, और हॉर्स रेसिंग वाली बात को जो जस्टिफाई किया गया था उसका केस नाम लिख लेते हैं, हॉर्स रेसिंग। कोर्ट ने कहा ठीक है, कोर्ट ने ये कह दिया कि इसको इट इज अ गेम ऑफ स्किल, हॉर्स रेसिंग को गेम ऑफ स्किल बता दिया, और केस का नाम था KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। KR लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन द ईयर ऑफ 1996। इसको कह दिया कि इट इज गेम ऑफ स्किल। ठीक है, इनफैक्ट मैंने आपको कल एक केस बताया था, घेरूलाल पारेख। घेरूलाल पारेख, इसकी रीजनिंग में एक बात और ऐड कर लेना। घेरूलाल पारेख वर्सेस महादेव दास। घेरूलाल पारेख में एक थोड़ा सा कॉन्ट्ररी व्यू भी लिया गया था। इसमें यह भी कहा गया था कि वेजरिंग जो है ना, वेजरिंग इज नाइदर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। वेजरिंग नाइदर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में और काफी सेंचुरी से या कल्चर में ये जुआ सट्टा ये चलता रहा था। दो आज के टाइम में रिकॉग्नाइज नहीं है घेरूलाल पारेख का जो प्रिंसिपल है। हाउएवर इट हैज बीन डिस्कस्ड फ्रॉम द लास्ट फ्यू सेंचुरीज एंड इट हैज बीन टॉलरेटेड इन इंडियन सोसाइटी। इसको टॉलरेट किया गया है। तो एक लिमिटेड सेंस में यू कैन से कि गैम्बलिंग, ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट जो अलाउ है, और जो इसको इमोरल तो है ही, ऑफ कोर्स ही बात है, वेजरिंग इट्स इमोरल, जुआ। बट यहाँ जो वेजरिंग एग्रीमेंट, जो इमोरलिटी की बात की गई है वेजरिंग एग्रीमेंट को लेकर, वो इन दी कॉन्सेप्ट ऑफ जो इस घेरूलाल पारेख केस में कहा गया, वो इन द सेंस ऑफ इमोरलिटी, उस चीजों को माना है जो सेक्सुअल चीजों से रिलेटेड है, नॉट विद द गैम्बलिंग। ठीक है, तो घेरूलाल पारेख का जो व्यू है वो कुछ हद तक, कुछ लिमिटेड सेंस में ठीक है, नहीं तो वैसे वो आज के टाइम में तो फिट नहीं बैठ पाए। बट हाँ, जैसे अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें
जैसे गेम ऑफ, जहाँ पे थोड़ी सी स्किल अप्लाई हो रही है, आईपीएल का गेम है, ड्रीम 11 है, बहुत सारे गेम्स आ रहे हैं, लूडो पे भी हमने चर्चा की थी कल। तो देयर आर समहाउ इट इज आल्सो वेजरिंग, हाउएवर इट इज अ वैलिड। तो क्योंकि कोर्ट ने कहा इसमें स्केल अप्लाई हो रही है और इसलिए उसको वैलिड कह दिया गया। ठीक है, और इसी में वो आगे चलते हैं हम लोग। अब कुछ ऐसी चीजें हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल बात लिखता हूँ, उसको आप समझना, दैट इज वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमने एक बात करी थी कि एक इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, एक होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स। जो इलीगल एग्रीमेंट्स हैं ऑब्वियसली दे वुड बी वॉइड होंगे ही होंगे, बट जितने भी वॉइड एग्रीमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी दे आर इलीगल। ये जरूरी नहीं ये इलीगल भी हो। अब इससे संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो समझना, अगर इलीगल एग्रीमेंट है और उसके साथ जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है, इलीगल एग्रीमेंट के साथ कोलेटरल ट्रांजैक्शन जो है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल, दैट इज ऑल्सो नॉट एनफोर्सेबल। ये बात समझ में आई? दोबारा समझिए, अगर कोई इलीगल एग्रीमेंट है और उसके साथ अगर कोलेटरल ट्रांजैक्शन है कोई, तो वो भी कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी नॉट एनफोर्सेबल होगी। बट अगर जो वॉइड एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट के साथ जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगी, वो वैलिड होगी। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले एक बार बताइए आप लोग। एग्जाम्पल से समझ में आएगी वैसे। हाँ जी, किसी को समझ में आई ये बात? सर ये वॉइड एग्रीमेंट का एक एग्जांपल वो हो सकता है जिसमें हमने एक सिचुएशन की थी कि एक पर्सन ने लोन लिया है और उसे गैम्बलिंग खेलने के लिए। हाँ जी, तो उस केस में इलीगल एग्रीमेंट होगा। हाँ जी। देखो मैं आपको बताता हूँ, सपोज कीजिए कोई इंसान है, स्मगलिंग के लिए पैसा लेता है, स्मगलिंग है। पहले मुझे तो स्मगलिंग तो ऑफ कोर्स सी बात है वो इलीगल है। तो मेन ट्रांजैक्शन क्या है? स्मगलिंग। और जिसने पैसा दिया होगा, द पर्सन हु गिव्स मनी कैन ही रिकवर? जिसने पैसा दिया स्मगलिंग के लिए वो भी रिकवर नहीं कर सकता, स्मगलिंग भी अपने आप में इलीगल है। तो इलीगल, मेन पर्पस क्या? इलीगल, उसके साथ पैसा देना कोलेटरल, दोनों होंगे ये वॉइड, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। बट मैंने आपको बताया था कि अगर गैम्बलिंग खेलना तो वॉइड है ना, गैम्बलिंग वॉइड है, बट गैम्बलिंग का पैसा चुकाना तो वॉइड नहीं है। अगर किसी इंसान ने उधार लिया है, लोन लिया है टू पे दी डेट्स, मैंने आपको बताया था ए ने बी को लोन दिया है ताकि बी अपना गैम्बलिंग में हारा हुआ पैसा चुका सके, सो ए कैन रिकवर इट, ए कैन रिकवर इट। तो ये तो वॉइड है ना, और इसका कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या है? बी का लोन लेना, ए रिकवर कर सकता है, यानी कोलेटरल वैलिड है। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट्स के केस में कोलेटरल वैलिड होता है, इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट में कोलेटरल भी वॉइड होता है। समझ में आई बात? यस। सब लोग बताइए थोड़ा सा। हाँ जी सर, एक बार एक एग्जांपल दोनों का बता दो, मेरा फोन आ गया था कभी। स्मगलिंग, नाउ देखो अभी ये आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। स्मगलिंग अगर हो रही है, अगर स्मगलिंग हो रही है, स्मगलिंग का पर्पस ही इलीगल है, स्मगलिंग में पैसा देने वाला भी, फिर उसके साथ जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन करता है वो भी रिकवर नहीं कर सकता पैसा।
बट अगर हम जब गैम्बलिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग अपने आप में वॉइड होती है, गैम्बलिंग इटसेल्फ अ वॉइड। और गैम्बलिंग का, लेकिन मैं पैसा उधार लिया है गैम्बलिंग का पैसा ताकि मैं चुका सकूं, तो जिसने मुझे पैसा दिया उसका राइट बनता है वो रिकवर भी करेगा, तो ये वैलिड होगा। तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, दोनों में, इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट्स में। इलीगल एग्रीमेंट्स में जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो भी वॉइड है, बट वॉइड एग्रीमेंट में जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो वैलिड होगी। ठीक है, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब ऐसा है इसमें देखो, जनरल एक रूल तो हम समझ चुके हैं कि जो वेजरिंग एग्रीमेंट है दे आर नॉट एनफोर्सेबल। जो वेजरिंग एग्रीमेंट है वो एनफोर्स तो हो नहीं सकते। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर पार्टीज जो है इक्वली एट फॉल्ट है। इक्वली एट फॉल्ट है तो जहां पर पार्टी दोनों इक्वली एट फॉल्ट है तो जिसकी कम गलती है उसको कम से कम कुछ रिकवर कराया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी मनी रिकवर की जा सकती है। तो यानी इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। ठीक है, देखो जहां पे कहने का मतलब है जहां इंसान ने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं तो डेफिनेटली ही कैन नॉट रिकवर एनीथिंग, बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन जहां पे कुछ रिकवरीज अलाउड है, रिकवरीज अलाउड है। वो क्या है, यानी उसका एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या हो सकता है? फर्स्ट एक्सेप्शन होगा पार्टी नॉट इन द पार्टीज नॉट इन पारी डेलिक्टो, पारी डेलिक्टो। नाउ पार्टीज नॉट इन पारी डेलिक्टो का मतलब क्या होता है? जहां पे दोनों पार्टी एट इक्वल गिल्ट है, बोथ पार्टी एट इक्वल गिल्ट। पार्ट मैं भी सिर्फ मीनिंग बता रहा हूं। पारी, पारी मतलब इक्वल, डेलिक्टो मतलब गिल्ट। दोनों पार्टी इक्वल गिल्ट है, बोथ द पार्टी आर एट द सेम गिल्ट, दोनों ने गलती करी है। बट यहाँ क्या लिखा है? नोट लिखा है। जहां पे दोनों पार्टी इक्वल गिल्ट पे नहीं है, इसका मतलब किसी का ज्यादा किसी का कम होगा। किसी का ज्यादा गिल्ट होगा, हाई एंड लो लिख सकता हूं मैं, किसी का हाई है किसी का लो है। तो जिसका कम गिल्ट है उसको तो कुछ रिकवरीज करवा दी जाए, उसको रिकवरीज करा दी जाए। मनी की हो सकती है या प्रॉपर्टी की हो सकती है। ठीक है, तो इन पारे डेलिक्टो का मतलब ये है तो दोनों की गलती, बोथ आर एट इक्वल गिल्ट, बट जो थोड़ा कम गलत है उसको भैया कम से कम थोड़ी सी रिकवरीज करा दी जाए ताकि वो पहले वाली पोजीशन में जा सके। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पे हमने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो किया, बट हाउएवर देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच कैन बी रिकवर्ड इन पारे डेलिक्टो। जो हमने पैसा पे कर दिया है इलीगल चीजों के चलते, देन मनी कैन बी रिकवर्ड, पेड बैक, और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई तो वापस भी आ सकती है। ठीक है, इसके लिए भी हम एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। देखो कई बार क्या होता है, कोई इंसान फ्रॉड में आके, दबाव में आके कुछ चीजें करता है तो डेफिनेटली ही हैज टू पे रिटर्न बैक। देखो हमने एक बात पढ़ी थी, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप हमने पढ़ा जहां पे एक पर्सन कोई डोमिनेटिंग पोजीशन पे है, या फिड्यूशियरी रिलेशन में पढ़ा इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ये हमने अंडर इन्फ्लुएंस में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था चैम्पैरिटी। ठीक है, चैम्पैरिटी ये क्या होता है? जहां पर इसका एग्जांपल भी मैंने दिया था कि जैसे कोई क्लाइंट है या एडवोकेट के बीच में ये बात हुई है कि अगर मैं आपका केस जीत जाता हूं तो 20% मेरा होगा। अगर क्लाइंट केस जीत जाता है तो 20% जो भी उसको रिकवरीज होगी वो 20% एडवोकेट का होगा। दैट इज अ चैम्पैरिटी, जो कि कहीं ना कहीं एक इलीगल माना गया है, सही प्रोसेस नहीं है ये। फीस ले वो, इस तरीके की बातों में इन्वॉल्व ना हो। बट अगर ऐसा हो गया है, चैम्पैरिटी हो गई है, देन इट कैन बी रिकवर्ड। तो एडवोकेट कैन बी कंपेल्ड टू पे बैक इफ ही हैज टेकन 20%। चैम्पैरिटी अगर वो कर चुका है देन इट कैन बी रिकवर्ड बैक। ठीक है, तो द पार्टी एट अ लेस फॉल्ट यानी जो क्लाइंट है, क्लाइंट को वापस पैसा मिल सकता है इस सिचुएशन में।
ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ जी। और इसका क्या एक्सेप्शन हो सकता है? एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं हम। मैंने एक एक्सेप्शन अभी आपको बता भी दिया था। सेकंड एक्सेप्शन था जहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल नहीं, वो लीडिंग केस था। अब वो क्या केस है पहले वही लिख लेते हैं। केस का नाम था सूरज PM मजूमदार। – 1965 का केस है। तो केस क्या है ये? जैसे मैंने आपको भी बताया, अगर ए ने बी को अपना जो किराएदार जो अपना घर है वो रेंट पे दिया है, तो अगर जब रेंट पे दिया है उसने, तो इट इज मे बी फॉर द इलीगल पर्पस। तो इलीगल पर्पस के लिए कर दिया है, माना ही कैन नॉट रिकवर रेंट, कैन नॉट रिकवर रेंट, रेंट तो वसूल नहीं सकता ये, बट डेफिनेटली पोजेशन तो उसको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। तो ही कैन रिकवर द पोजेशन बट नॉट द रेंट। इट वाज हेल्ड इन द सूरा साहिब बालिनी देवी, वट एवर इट इज। तो इस केस में कहा गया, तो हम ये सेकंड एक्सेप्शन में हम कह सकते हैं जहां पे रिकवरी पॉसिबल है, जहां पे रिकवरी पॉसिबल है विदाउट रिलाइंग ऑन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, रिकवरी पॉसिबल विदाउट रिलाइंग ऑन इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि देखो यहाँ पे इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो जो उसने किराए पे मकान दिया वो है, उसका रेंट नहीं मिलेगा ना ज्यादा से ज्यादा, लेकिन इसका ऑलवेज ही वुड बी हैविंग अ राइट टू रिकवर द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी रिकवर करने का राइट थोड़ी ना वंचित हो जाएगा। ओके, और ऐसे ही अब थर्ड एक्सेप्शन जो है, थर्ड एक्सेप्शन है जहां पर अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो स्टिल एग्जीक्यूटरी है। इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन इट हैज टू बी परफॉर्म, अभी परफॉर्म होना है। तो परफॉर्म होने से पहले आप रिकवरी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, अगर आपने कुछ इलीगल काम करने के लिए पैसा अगर दिया है, इलीगल पर्पस के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी जहां रिकवरी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर सिचुएशन में रिकवरी हो जाए। जैसे अगर सपोज कीजिए टू डिफ्रॉड क्रेडिटर, अगर आपने क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए एक ट्रांजेक्शन की है, इफ यू आर मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन टू डिफ्रॉड अ क्रेडिटर, आप किसी और को अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बट अभी प्रॉपर्टी बेची जानी है, तो दिस एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड कराया जा सकता है, खारिज किया जा सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटरी अभी हुआ नहीं है, वेजरिंग एग्रीमेंट यानी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट अभी हुआ नहीं है, तो उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा कवर हो जाता है। वेजरिंग एग्रीमेंट हमने कर लिया। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वॉइड में भी हमने देख लिया। नाउ विल स्टार्ट विद कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ जी, क्या होते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सो प्लीज टेल मी। वैसे भी आपको 30 तक कोई सेक्शन में कोई डाउट है? अगर डाउट है तो यू जस्ट कीप इट डाउन, उसको लिख लेना, राइट इट डाउन, then please just let me know whenever you feel comfortable. Even after the class you can discuss with me.
ओके सो हम मूव कर रहे हैं, हम इसका ऑलमोस्ट आधा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। 30 तक तो थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगता है। सो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जी, व्हाट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? सेक्शन 31। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड कंटिजेंट? ये भी समझना बहुत जरूरी है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो देखो, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सेक्शन 31 जो डील करता है वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से, और ये कहता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट टू डू, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to the such contract, collateral to such contract, collateral बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसको समझने के लिए। collateral to such contract does or does not happen, does or does not happen। ठीक है, तो सिंपली है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट उस तरह की कॉन्ट्रैक्ट है जब आप कोई ऐसी चीजें करते हैं जो डिपेंड करता है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज पे, होने वाली, वो होगी या नहीं होगी। अब जैसे इसकी एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, A contracts to pay B 10,000 rupees if B's house is burnt। A ये कहता है कि अगर B का घर जल जाएगा, उसका घर अगर जल जाता है, then he will pay 10,000 rupees। ठीक है, 10,000 रुपए देगा वो। अब A का घर जलेगा तभी तो 10,000 रुपए मिलेंगे। अगर A का घर और B का घर अगर जलता है, then only A will pay 10,000 rupees to B। That means somehow A is reimburse कर रहा है उसके लॉस को, or you can call it's indemnify कर रहा है, or you can say you is giving a guarantee, कहीं ना कहीं कुछ गारंटी दे रहा है, अगर तेरा घर जल जाएगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। और you can call it's some kind of insurance, इंश्योर कर रहा है उसका घर। तो ये जो चीजें लिखी है मैंने, इन चीजों को सिक्योर करना है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, हैपनिंग पे दे रहा है, अभी एग्जांपल सिर्फ हैपनिंग की बात करी है। हैपनिंग, ये इवेंट होगा तो, अगर बी का घर जलेगा तो ये हैपनिंग की बात कर रहा है। हैपनिंग पे वो 10,000 रुपए देगा, अगर जलता ही नहीं है तो वो 10,000 रुपए नहीं देगा। ठीक है, तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या है, यहाँ पर ए बी को 10,000 रुपए देगा। कब देगा? कोलेटरल, यहाँ पर ये बात है कि जब उसका घर जलेगा, तो घर का जलना इट इज अ कोलेटरल ट्रांजैक्शन हियर। ठीक है, घर का जलना जो है वो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है यहाँ पर। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ए ने बी से कहा कि भाई मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, लेकिन ए और बी दोनों ये बात करते हैं कि अगर सी का घर जल गया, अगर सी का घर जल गया तो मैं तेरे को 10,000 रुपए दूंगा, और नहीं तो तू मुझे 5,000 रुपए दियो अगर नहीं जला तो। ठीक है, ए को मिलेंगे 5,000, बी को मिलेंगे 10,000, और इन्होंने शर्त रखी किस बात पे कि सी का घर जल गया नहीं जल गया दिसंबर आने से पहले। ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है अगर ये बात करते हैं इस तरीके की? वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। इट इज अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में एक एलिमेंट है ना, नीदर पार्टी हैविंग कंट्रोल ओवर द इवेंट। हाँ जी, सी का घर का जलने का इनका दोनों का कुछ नहीं लेना देना। पहले एक बात मुझे और बताइए, क्या यहाँ पर कंट्रोल था बी का घर जलेगा नहीं जलेगा? ए के कंट्रोल में था ये, या बी के कंट्रोल में था उसका घर जलना नहीं जलना? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्या मेरे कंट्रोल में? क्या पता पीछे वाला मार के चला जाए। हाँ जी यामिनी, क्या पता पीछे वाला मार के चला जाए मुझे। सर ये वाला एलिमेंट नहीं सर, ये वाला एलिमेंट जिसमें कि
पार्टी का इंटरेस्ट उस इवेंट में है कि नहीं। हाँ जी, जैसे कि इंश्योरेंस के केस में तो सर अगर बी का घर जलता है तो उसका लॉस हो रहा है, हाँ जी, लेकिन इस केस में उन्हें सिर्फ और सिर्फ सम जो उन्होंने बेटिंग की है उस सम से मतलब है, बाकी सी का घर जले या ना जले उससे उनका रिलेशन नहीं होगा, मतलब उसके लॉस से उनका रिलेशन नहीं होगा। विनिंग और लूजिंग यहाँ पर है। दैट इज द मेन डिफरेंस, दैट इज द मेन डिफरेंस। ए और बी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बी के घर के जलने की बात करें, यानी उनमें से एक पार्टी इन्वॉल्व है। कि घर जलने की बात जो है उसमें एक पार्टी तो इन्वॉल्व ही है, बट ए और बी बात कर रहे हैं तीसरे इंसान की जिनका उनको कुछ लेना देना नहीं है, बट उन्हें क्या लेना देना है, विनिंग और लॉसिंग। ठीक है, हार ना जीत, ये है इनका मेन मकसद। तो ये होता है वेजरिंग। बट ये क्या होता है, ये होता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और अगर इंश्योरेंस की बात करें, जब कोई किसी की गारंटी भी देता है, इंडेमनिटी भी करता है, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर तुम्हें लॉस हुआ तो मैं भरपाई करूंगा, दैट इज इंडेमनिटी। अगर तुम्हें लॉस हो गया तो मैं तुम्हारे बिल्स पे करूंगा, दैट इज अ रिम्बर्समेंट। या अगर तो इसने तुम्हें नहीं पे किया तो मैं तुम्हारा पे करूंगा, दैट इज अ गारंटी। So this all kind of a contract which is depending upon the happening or not happening, somehow it is collateral to such main purpose of the contract, that is called contingent contract कहलाते हैं वो। एक बात यहाँ और समझ लेना, जितने भी वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जितने भी वेजरिंग एग्रीमेंट्स है, सॉरी, they all are contingent। ये जितने भी वेजरिंग है, जितने भी वेजरिंग है, सारे जो वेजरिंग होंगे वो कॉन्टिजेंट तो होंगे ही, क्योंकि यहाँ पे भी तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग है। वेजरिंग में भी इंडिया जीतेगी या हारेगी हमें नहीं पता, बट हम बात कर रहे हैं, बस पैसा लगा रहे हैं। हैपनिंग और नॉट हैपनिंग, उस पर मैं आपको पैसा दूं, दैट इज ऑल्सो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। बट जो कॉन्टिजेंट है वो वेजरिंग नहीं होते, बट कॉन्टिजेंट आर नॉट वेजरिंग। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी, क्योंकि ये तो वैलिड है ना, और जबकि ये वॉइड है, और ये वैलिड है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, हाउएवर वेजरिंग एग्रीमेंट दो दे आर कंटिंजेंट बट दे आर नॉट वैलिड, दे आर वॉइड। ये बात समझ में आई आप लोगों को? जल्दी बताइए, यस और नो। तो हमने भी पढ़ा कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और नॉट टू डू something if some event collateral to such contract does or does not happen। और ये एग्जांपल जो हमने पढ़ा, ये हमने हैपनिंग की बात करी। हैपनिंग कुछ होगा, अगर नहीं होगा नॉट हैपनिंग की बात भी तो है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हैपनिंग वाले केसेस को हम पढ़ेंगे सेक्शन 32 में, और नॉट हैपनिंग पढ़ेंगे 33 में। पहले हम कॉन्टिजेंट को समझ लेते हैं, देन विल मूव टुवर्ड्स दिस 32 एंड 33। ठीक है, वैसे आई होप ये बेसिक तो समझ में आ गया होगा आपको। तो बर्निंग ऑफ हाउस जो है वो क्या है, इट इज अ कोलेट्रल। बर्निंग ऑफ हाउस इज अ कोलेट्रल ट्रांजैक्शन। ठीक है, यानी कंडीशन अटैच है, अगर ऐसा होगा देन ओनली आई विल पे इट टू यू। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको वेजरिंग और ये कॉन्टिजेंट में? अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया देन ओनली वी कैन प्रोसीड फर्दर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है इन दोनों में, ये भी आपको समझना पड़ेगा। देखो, वेजरिंग और कॉन्टिजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंट है ये जो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये सम हाउ फुलफिलिंग सोशल पर्पस। सोशल पर्पस, एक तो मैं लिखता क्या हूं और बोलता क्या हूं, पर्पस। ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहने का सोशल पर्पस फुलफिल कर रहा है, इंश्योरेंस करना या बिजनेस कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ बिजनेस। वेजरिंग इज नॉट अ बिजनेस।
बट उसके कुछ एक्सेप्शन है जो हम पढ़ चुके हैं. हॉर्स रेसिंग इट माई बी अमाउंट टू बिजनेस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रीम 11 इज ऑल्सो बिजनेस. बट सारी चीजें अलाउड नहीं है, सारी वेजरिंग अभी अलाउड नहीं है. फ्यूचर में भी सारी चीजें अलाउड हो जाए, सट्टेबाजी अलाउड हो जाए, बट कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने वेजरिंग को अलाउ किया हुआ है. ओके और कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जिन्होंने वेजरिंग के साथ है तो वो वॉइड, लेकिन उसका जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है. बट कुछ स्टेट है जिन्होंने दोनों को ही कहा है कि दोनों उसका कोलेटरल भी जो है वो भी वॉइड ही होगा. ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट तो अपने नाम में वॉइड है ही, बट उसके साथ जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन है वो भी वॉइड है, डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट टू स्टेट. और इंग्लैंड की बात करें या इंग्लिश लॉ की बात करें, इंग्लिश लॉ में वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो तो वॉइड है ही, कोलेटरल भी वॉइड ही होता है. बट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें अपने आप में वैलिड है, विच इज समहाउ जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस इज अ बिजनेस एंड समहाउ इट इज ऑल्सो सर्विंग सोशल पर्पस. ठीक है सर आपने क्या बोला, इंग्लैंड में वेजिंग कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी अवॉइड है, वो भी वॉइड है. और इंडिया में वेजरिंग एग्रीमेंट जो है वो तो वॉइड है, लेकिन उसके साथ कोलेटरल वैलिड है. बट कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात एक ऐसे स्टेट है जहां पे कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट है जहां कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी वो भी वॉइड है. वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है. जैसे लॉटरी होता है ना, जैसे लॉटरी स्टेट टू स्टेट डिपेंड है कि कोई स्टेट लॉटरी अलाउ कर सकती है, ऐसे ही कुछ स्टेट वेजरिंग एग्रीमेंट्स को अलाउ कर सकती है. उसका कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी वैलिड कर सकती है, अवॉइड कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट. हाँ जी यामिनी आप कुछ बोल रहे थे. तो मैं ये कह रही थी कि दैट मीन्स कि जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में बताया आपने कि कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी वॉइड है, दैट मीन्स कि वहां पर वेजरिंग एग्रीमेंट वॉइड के साथ साथ इलीगल भी है, क्योंकि इलीगल में दोनों ही ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं. हाँ बिल्कुल, ये वैसे उसको इस एंगल से समझ सकते हैं, वहां पे इलीगल भी हो गया, क्योंकि जो चीज कोलेटरल ट्रांजैक्शन भी अलाउड नहीं हो रही है तो वो इलीगल के दायरे की तरफ और बढ़ गई है. वैसे ही स्ट्रिक्टली हम इलीगल ना गए तो भी ठीक है, कह भी सकते हैं, क्योंकि अगर वहां पे दोनों चीजों को हम एनफोर्स नहीं करा सकते, कोलेटरल को भी एनफोर्स नहीं करा सकते, तो जब नहीं करा सकते, लेकिन देखो ऐसा नहीं होता, हर चीज जिसको हम एनफोर्स नहीं करा सकते वो इलीगल नहीं होती है, पहली चीज. बट हाउएवर यू कैन से हर चीज इलीगल एनफोर्सेबल नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज जो इलीगल है, जो वॉइड है, वो एनफोर्सेबल नहीं है या इलीगल है. तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट समहाउ ठीक भी है बात. ठीक है सर एक बार वो नहीं समझ आया, जो आपने वो दिया था ना कि ए एंड बी के बीच में प्रॉमिस हुआ था कि दूसरे का घर जल जाएगा, तो दोनों में क्या फर्क था, मतलब डिफरेंस क्या लिखूं? देखो अर्चना, पहले वो बताइए, आर यू यूजिंग योर फोन, आर यू ऑन द क्लास राइट नाउ? यस सर. बिकॉज इफ यू आर नॉट, मेरे को बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया था, बट इफ यू आर यूजिंग योर फोन दैट इज योर फॉल्ट देन. ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, आई डोंट हैव इशू विद दैट. ए और बी हैं. इफ यू नॉट इंटरेस्टिंग देन मैं रिपीट में देख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं. हाँ मैं बताने के लिए रेडी हूँ, बट यू वर सेइंग कि मेरा फोन आ गया था एक बार, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट टू यू. ओके. Because I'm under impression if you're not listening that I may not be able to repeat each and everything again and again. But definitely I'm here to solve your problem. But only the thing is that when you are not using your phone, exceptions are there. अब इसको सुन लीजिए, A and B. A जो है, A ने ये कहा कि भाई अगर तुम्हारा घर जल जाएगा, if your house will be burnt, then only I'll pay you 10,000 rupees. ये इंश्योरेंस हो गया. This contract is insurance. कि ए ने कहा अगर आपका घर जल जाएगा तो मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा. इसने ऑफकोर्स ही बात है प्रीमियम दिया होगा, प्रीमियम दिए बगैर तो कोई ऐसे बात करेगा नहीं. तो ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट ए जो है बी को 10,000 रुपए देगा. बट यहाँ जो है ए और बी के बीच में जो हमने बात की थी, ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने बात करी कि सी का घर जल जाएगा. तो यहाँ दो पार्टीज हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ पार्टी दो ही होंगी या तीन ही होगी, बट मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ. यहाँ पर क्या है, दूसरे सिचुएशन में ए और बी ये बात कर रहे हैं कि अगर सी का घर जल जाएगा या नहीं जलेगा तो आप मुझे 10,000 देना या मुझे 5,000 देना.
तो ये उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिनका इन दोनों का सी के घर से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो ये तो होता है वेजरिंग, और इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है कॉन्टीजेंट जो कि वैलिड है। क्लियर है? आप बताइए। हाँ जी, यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट, अब यहां से थोड़ा जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अब ये जो कुछ 4 सेक्शंस हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप याद किसी को हुए? वैसे एक बताइए मुझे आप, ये 32 से लेकर कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें, 32 से लेकर 36 तक, कोई मुझे बता सकता है ये आप सब लोगों को याद हुए? अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 32 एंड 33? को पढ़ते हैं तो ऐसे ही लगता है कि सारे कहीं ना कहीं यही बोल रहे हैं कि टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, और वो रिपीटेशन हो रहा है। हाँ जी, अब एक शो ऐसे कर लेना, नहीं तो याद नहीं होंगे। ठीक है, और यहाँ हम लिख लेते हैं 34 और यहाँ लिख लेते हैं 35, क्योंकि इसको अगर ऐसे नहीं याद करोगे तो सेम ही लगते हैं, है ही सेम। बात कॉन्टीजेंट की कर रहे हैं लेकिन पता नहीं लगेगा, लेकिन डिफरेंस नजर आ जाएगा आज आपको। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं 32 की, और ये जो हम बात कर रहे हैं अभी तक हमने सेक्शन 31 पढ़ा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेके। ठीक, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के इन्फोर्सेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम। इन्फोर्सेबिलिटी के कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब इन्फोर्सेबल होंगे या नहीं होंगे या वॉइड हो जाएंगे, या तो इन्फोर्सेबल होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो वॉइड हो जाएंगे। ये कौन से सिचुएशंस हैं, तो उस बारे में बात करेंगे अब हम। ओके, नाउ इफ यू सी सेक्शन 32, सेक्शन 32 को आप पढ़ेंगे, एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अब ये शुरू की जो दो वर्ड्स हैं वो सेम होंगे। एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टीजेंट, यानी इन्फोर्सिबिलिटी तो सारी बात कर रहे हैं, 32, 33, 34, 35 सारे इन्फोर्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं। यानी एक चीज तो कॉमन है, इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से? कॉन्टीजेंट की ही बात कर रहे हैं। 31 से लेकर हम 36 तक तो कॉन्टीजेंट की ही बात करेंगे। अब ये क्या? ऑन, अब इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, ऑन एन इवेंट हैपनिंग, ऑन एन इवेंट हैपनिंग, इवेंट के होने पे। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देखो ये कहता है 32, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन अनसर्टेन इवेंट। इवेंट कैसा है? ऑफ कोर्स ही बात है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में तो अनसर्टेनिटी ही होती है कि वो होगा या नहीं होगा। अगर अनसर्टेन इवेंट हो जाता है तो, अगर अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, हैपनिंग मैंने पहले ही लिख दी है, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय लॉ, यानी यहाँ पे नॉट एनफोर्सेबल होगा। कब तक नॉट एनफोर्सेबल? कब तक नॉट एनफोर्सेबल है? अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड, जब तक वो चीज नहीं होती है। हैज हैपेंड, जब तक वो चीज नहीं होगी। अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो चीज ना हो। सेक्शन 32 क्या कहता है कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्स नहीं हो सकता जब तक वो चीज ना हो, इवेंट हैपनिंग। नॉट एनफोर्सेबल अनटिल अनलेस थिंग हैज हैपेंड, जब तक वो चीज ना हो। एग्जाम्पल, अभी वॉइड की बाद में बात करूंगा। ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू बाय बीज हॉर्स। देखो इसका सबसे सिंपल जो है, पहले बी पढ़ लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे। इलस्ट्रेशन बी देखिए, ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी टू सेल a horse to be at a specified price if to whom the horse has been offered। जिसको ए कहता है ठीक है मैं आपको अपना घोड़ा बेच दूंगा बी को, अगर सी ने मना कर दिया तो, अगर सी ने मना कर दिया तो। ठीक है, ये अक्सर हम डेली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हम ऐसी बातें करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं कि अगर यार मेरे को, अगर उसने मना, पहले मैं उससे ऑलरेडी बात कर चुका, अगर उसने मना कर दिया तो मैं आपको बेच दूंगा। तो उसने मना कर दिया यानी इवेंट हैपनिंग।
अगर सी के मना करने के बाद ही तो मैं बेच पाऊंगा आपको, तो ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक एनफोर्सेबल नहीं जब तक सी मना ना कर दे, अनटिल सी रिफ्यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी इवेंट हैपनिंग, कब तक एनफोर्सेबल नहीं होगा, जब तक अनलेस एंड अनटिल इट हैज हैपेंड, जब तक वो मना ना करे। और सपोज इस बीच में सी ही मर जाए सपोज, तो वो इम्पॉसिबल हो जाती है चीज कि भैया अब तो वहां से तो पॉसिबिलिटी ऐसी आ गई है, वो इम्पॉसिबिलिटी, अब तो सी आंसर देगा ही नहीं। जब सी आंसर नहीं देगा तो जो सी के साथ मेरी बात है वो वॉइड हो गई। इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड, या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए, इवेंट होगा ही नहीं। ठीक है, इलस्ट्रेशन बाद में पढ़ते हैं एक बार, मैं इससे 33 भी बता देता हूँ। 33 में क्या लिखा है, फिर हम सारी इलस्ट्रेशन एक बार पढ़ लेंगे। एनफोर्समेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन द इवेंट्स नॉट हैपनिंग, इवेंट्स नॉट हैपनिंग। आप इसको देखो, इसका पहले कीवर्ड्स याद करो। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट हैपनिंग, यहाँ लिखा है हैपनिंग। दोनों में पहला डिफरेंस ये है, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। और ये भी एनफोर्सेबिलिटी की बात कर रहा है। ये एनफोर्सेबिलिटी कब होगी, अनलेस एंड अनटिल दैट थिंग हैज हैपेंड, जब तक वो चीज ना हो, जब तक सी मना नहीं करेगा तब तक मैं बी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं हो पाएगा। अब 33 कहता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ अनसर्टेन इवेंट, ऊपर वाली लाइन बिल्कुल सिमिलर है 32 की, डज नॉट हैपन, अगर वो नहीं होती है, कैन बी एनफोर्स व्हेन द हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट बिकम इम्पॉसिबल, कि उसका होना ही अब इम्पॉसिबल हो जाए, हैपनिंग अपने आप में इम्पॉसिबल हो जाए। हैपनिंग इम्पॉसिबल हो गई, जब हैपनिंग इम्पॉसिबल है उससे पहले तो हम नहीं कर सकते ना, नॉट बिफोर। अगर हैपनिंग इम्पॉसिबल है देन वी कैन एनफोर्स इट, कि वो चीज तब होगी नहीं, जब नहीं होगी तो प्लीज उसको एनफोर्स कराइए। जैसे ए एग्रीज टू पे बी ए सम ऑफ मनी इफ द सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न, कि अगर शिप नहीं आएगी, ए कहता है बी से कोई ठीक है अगर वो शिप नहीं आई तो मैं तेरे को कुछ पैसा दूंगा। अब शिप जो आनी थी वो सपोज अक्टूबर के महीने में आनी है, शिप उससे पहले ही डूब गई, तो शिप तो अब कभी वापस आएगी नहीं। ठीक है, वो डूब गई है, संक, तो शिप तो अब आएगी नहीं, तो इम्पॉसिबल हो गई है। अब इम्पॉसिबल हो गई तो वो चीज होगी नहीं, तो इसको एनफोर्स करा सकते हैं, ला मेरा पैसा दे। अब तो शिप कभी आएगी नहीं, इम्पॉसिबल हो गई, लाओ मेरा पैसा दीजिए जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपस में। दोनों में डिफरेंस नजर आया? हाँ जी, then only we can proceed further. Come on, quickly say yes or no. Yes sir. इसको याद आप देखो करोगे ना, 100 बार याद करोगे भूल जाओगे। इसको सिर्फ याद करने का तरीका यही है, पहली चीज इस पे मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, फर्स्ट थिंग। लेकिन हाँ एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मेंस का क्वेश्चन नहीं बनेगा, एमसीक्यू पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्या याद करना है, 32 में हैपनिंग है, इधर नॉट हैपनिंग है, इतना याद कर लोगे बहुत है। ठीक है, इसी से आप अंदाजा लगा लोगे, एक सेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा, इसमें से ज्यादा नहीं आएगा। वैसे अगर आ भी सकता है तो 32 की सेकंड लाइन जो पैरा लिखा हुआ है, इफ द इवेंट बिकम इम्पॉसिबल सच कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। और ये तो बेसिक सी बात भी है, अगर कोई जो कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल हो गया जिसके चलते हमने कॉन्ट्रैक्ट रखा है कि वो चीज अगर होगी या नहीं होगी और वो इम्पॉसिबल हो जाए तो वहीं पे वॉइड हो जाएगा। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर। नाउ सेक्शन 34 पढ़ लेते हैं। देखो सेक्शन 34 जो है वो भी बड़ा सिंपल सा है। इसमें क्या लिखा है, व्हेन इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल। इसका कीवर्ड आप याद रखेंगे, डीम्ड इम्पॉसिबल, डीम्ड इम्पॉसिबल। और एक कीवर्ड और आप इसका याद रखेंगे, इफ इट इज इन द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन। ये दो कीवर्ड याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा। पूरा याद करने जाएंगे कुछ भी याद नहीं होगा। ठीक है, डीम्ड इम्पॉसिबल और कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन। अब ये क्या कहता है, इफ द फ्यूचर इवेंट ऑन विच द कॉन्टेक्ट इज कॉन्टीजेंट, जिसपे कॉन्टेक्ट आधारित है, इज अ वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट अंडर एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम, के उस अनस्पेसिफाइड टाइम में वो इंसान इस तरीके की डील करेगा, अनस्पेसिफाइड टाइम। ठीक है,
अब अनस्पेसिफाइड टाइम की बात करें तो वो आपकी इलस्ट्रेशन से समझ में आता है. विल एक्सप्लेन इट टू यू. द इवेंट शैल बी कंसीडर्ड टू बिकम इम्पॉसिबल व्हेन सच पर्सन डज एनीथिंग. इम्पॉसिबिलिटी जो यहाँ लिखी है वो इम्पॉसिबिलिटी, वो डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी है. पहली बात, वो डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी है. When such person does anything which rendered it impossible that he should so act with any definite time and otherwise then under future further contingencies. देखो इलस्ट्रेशन समझेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा समझना. इसमें क्या है, ए ने कहा, ए जो है बी को कुछ पैसा देगा अगर वो शादी करता है सी से. ए पैसा देगा बी को. सपोज करो ए का कोई फादर है कि भाई हाँ मैं तेरे को पैसा दूंगा अगर तू शादी करेगा बी से. लेकिन ए शादी कर लेता है सी से. ए शादी कर लेता है सी से. अब एक बात बताओ, जब ये इंसान इससे शादी कर चुका है तो बी से तो शादी नहीं कर सकता. तो इट इज अ डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी दैट द ए कैन नेवर मैरी बी. नेवर मैरी नहीं लगाएंगे वर्ड, सॉरी, नेवर मैरी इसलिए क्योंकि क्या पता सी मर जाए या सी से डाइवोर्स हो जाए. देन सी मे और सॉरी ए मे मैरी बी, क्या पता तब वो शादी कर ले. तो इसलिए इसको डीम इम्पॉसिबिलिटी माना गया है. कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन के फ्यूचर में उसका कैसा कंडक्ट रहा, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग. अगर वो शादी करता है तो मैं पैसा दूंगा, नहीं करता तो मैं नहीं दूंगा. लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली है तो इसलिए किसी और से शादी कर ली है तो नाउ इट इज अ डीम इम्पॉसिबिलिटी. एंड देयरफॉर जब इम्पॉसिबिलिटी है तो फिर ये वॉइड हो जाएगा. सर इसका इफेक्ट क्या होगा? अब जो एग्रीमेंट था बिटवीन ए एंड बी उसे एनफोर्स किया जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो तो उसके फॉल्ट की वजह से इम्पॉसिबल नहीं हुआ ना. ये इसने जो फादर ने कहा किसको था, ए को कहा था ना पैसा देने के लिए. तो ए एनफोर्स नहीं करा सकता ना इसको. या तो ये वेट करे, अब कितने लंबे समय तक वेट करेगा. और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही नहीं होते कि मैं उसको डाइवोर्स देके तेरे से शादी कर लूंगा. वो तो इलीगल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी भी हो जाती है. ठीक है, एनकरेज करेगा ना गलत कामों को फिर, तो वो चीज भी इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इन्फोर्सेबल नहीं हो पाएंगे. नाउ 35 डील व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड. When contract become void which are contingent on happening of specified event which is in a fixed time. अब 35 में सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ना है आपको, फिक्स टाइम. देखो ये भी सेक्शन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की बात कर रहा है, एनफोर्सेबिलिटी की बात कर रहा है और वॉइड की भी बात कर रहा है. दोनों चीजें, एनफोर्सेबिलिटी की भी बात करता है, वॉइड की भी बात करता है, बट विद इन अ फिक्स टाइम. के फिक्स टाइम के अंदर, अगर फिक्स टाइम में वो चीज होती है या फिक्स टाइम में चीज नहीं होती है. अगर हो जाती है तो एनफोर्सेबल है, नहीं होती है तो फिर 33 के तरीके से रिएक्ट हो जाएगी वो चीज. और अगर जो इम्पॉसिबल है तो फिर वॉइड ही हो जाती है. ना एक बार हम बात कर लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं. देखो इसका जो पहला पैरा है, contingent contract to do or not to do anything if specified uncertain event happens. If specified uncertain event happen, ठीक है, अगर वो हो जाती है, happens within a fixed time, becomes void if at the expiration of the time fixed. void हो जाएगा अगर वो फिक्स टाइम बीत गया है तो. अगर वो टाइम एक्सपायर हो गया है तो. such event has not happened or if before the time fixed such event become impossible, या वो impossible हो जाए. अब इसका भी इलस्ट्रेशन समझना पड़ेगा आपको. देखो इलस्ट्रेशन पे मूव करते हैं, then only will come back to the second para of the section 35. What it says, A promised to pay B a sum of money if the certain ship return within a year. A कहता है मैं तुम्हें कुछ पैसा दूंगा अगर वो जो शिप है 1 साल के अंदर वापस आ जाती है. The contract may be enforced if the ship return. अगर शिप रिटर्न आ गई, हैपनिंग हो गई विद इन अ फिक्स टाइम, 1 साल लिखा है ना, शिप अगर वापस आ गई तो डेफिनेटली हैज टू पे. वो उसी वक्त एनफोर्सेबल आ जाएगा जैसे शिप पे आ जाती है. जैसी शिप आ जाएगी तभी उस टाइम उसको पे करना पड़ेगा. एंड बिकम्स वॉइड, अगर शिप ही जल गई है, डूब गई, तो फिर वो वॉइड हो जाता है. जिस चीज पे हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो वॉइड हो जाएगा. ठीक है,
Then move to the second para. When contract may be enforced, कब contract को enforce कराया जा सकता है? Which are contingent on specified even on not happening. ऊपर वाले में हमने बात करी थी happening, नीचे वाले में बात कर रहे हैं not happening within a fixed time. तो happening और second para में हम बात कर रहे हैं not happening. ये लिख लेना आप इसी तरीके से happening और not happening. तो ये कहता है contingent contract to do or not to do anything if the specified uncertain event does not happen. ऊपर क्या लिखा था? Event happening. नीचे क्या लिखा है? Does not happen within a fixed time may be enforced by the law when the time has been expired. जब तो time fix किया गया वो खत्म हो गया है. And such event has not been happened. उस दौरान वो चीज नहीं हुई और before the time fix expired, it become certain that the such event will not happen. अब हमें पता लग गया वो चीज तो कभी होगी ही नहीं. जैसे B देखते हैं इसका illustration. A promises to pay B a sum of money if certain ship does not return within a year. अगर शिप नहीं आएगी तो ठीक है. The contract may be enforced if the ship does not return. Of course ये बात है अगर शिप आई नहीं एक साल के अंदर तब हो सकता है enforce. या शिप अगर जल गई है, if the ship is burnt within a year, शिप ही जल गई तो वो आएगी भी नहीं. तो इनमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स याद करने, अदरवाइज इसको बार बार पढ़ोगे तो भी आप कंफ्यूज होते रहेंगे. बट सिर्फ इतना ध्यान रखना हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है एनफोर्सेबिलिटी और उसका वॉइडेबिलिटी. ठीक है. हाँ जी, समझ में आई बात है आपको सारी. एक 36 रह गया है, 36 को भी कर लेते हैं. वो तो बहुत ही सिंपल है. पहले आप इन सबके कीवर्ड्स याद कीजिए. 32 में क्या है? हाँ जी, हाँ जी 32 में बताइए जल्दी से क्विकली. व्हाट वुड बी द कीवर्ड यू कैन रिमेंबर? हाँ जी, सिर्फ इतना ध्यान रखना है एनफोर्सेबिलिटी ऑन हैपनिंग. 33 एनफोर्सेबिलिटी ऑन नॉट हैपनिंग और 34 में डीम इम्पॉसिबिलिटी और 35 में फिक्स टाइम. इतनी चीजें याद रख सकते हैं? यस सर. 36 और याद कर लीजिए. 36 भी यही कर लेते, छोटा सा है. नो सेक्शन 36 डील करता है एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड. जो चीज अपने आप में इम्पॉसिबल है उसके लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड ही होगा. इम्पॉसिबिलिटी, जो चीज इम्पॉसिबल है वॉइड है. क्या दो लाइनें मिल सकती हैं? दो स्ट्रेट लाइन मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती. क्या मैं ट्रेजरी मैजिक करके कोई जादू टोना करके कुछ खजाना ला सकता हूँ? नहीं ला सकता. दैट इज इम्पॉसिबल इन इवेंट. सो कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपेंस. अगर इम्पॉसिबल इवेंट हैपन होता है और वॉइड whether the impossibility of the event is known or not to the parties, the agreement, the time when it was made, चाहे उन parties को पता हो या ना पता हो. तो you can say it is only 36 डील करता है जब impossibility की बात की गई है. एक कहता है कि मैं आपको 1000 रुपए पे करूंगा अगर आप दो लाइनों को जोड़ देंगे तो it is impossible. Two parallel lines can never be enclose a space, void होगा. और बी के इलस्ट्रेशन क्या कहती है? ए देगा बी को 1000 रुपए इफ बी विल मैरी ए, कि अगर वो ए से शादी करता है तो ए विल पे टू बी, ए विल पे 1000 रुपीज टू बी इफ बी मैरीज एज डॉटर. बी शादी करता है ए की डॉटर से जो कि सी है. और लेकिन सी ऑलरेडी मर चुकी है. ये तो इम्पॉसिबल हो गया ना. सी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट. सी ऑलरेडी डेड है तो दिस एग्रीमेंट बिकम इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल है तो वॉइड हो. अच्छा एक बात और बताइए, अगर जो सी है वो इस वक्त डी से शादी कर लेती तो? हाँ जी, मरने की बात नहीं कर रहा. अगर वो डेड नहीं होती, अलाइव होती, इफ शी इज अलाइव एंड शी मैरिज टू डी, देन कौन सा सेक्शन अप्लाई होता? 34. हाँ जी ठीक है, 34 अप्लाई होता है बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी तो है लेकिन डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी है. पॉसिबिलिटी तो है, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी हो सकती है. क्या पता ये डी से जो डिवोर्स लेने के बाद शादी कर ले
तो बट ये डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी हो चुकी है कि फ्यूचर इवेंट में वो शायद शादी नहीं करेगी उससे। ठीक है, हाँ जी। अब ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में मेंस का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वो आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एंड कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा, और मेंस में आ सकता है बट इन शॉर्ट नोट्स ओनली। तो व्हाट यू कैन डू, आप कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन है 31 से लेकर 36 तक आप एक बार दोबारा क्विकली आंख बंद करके पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। 32 हैपनिंग, 33 नॉट हैपनिंग, 34 डीम्ड इम्पॉसिबिलिटी, एंड दी 35 जो है वो 35 डील करता है फिक्स टाइम से रिलेटेड, और 36 इम्पॉसिबिलिटी। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर।